मैं बीमार आदमी हूँ, मैं गुस्सैल आदमी हूँ, मैं बदसूरत आदमी हूँ। मुझे लगता है मेरा लीवर खराब है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बीमारी है। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, नहीं जाने का इरादा है। हालांकि मुझे डॉक्टरों और दवाइयों की इज्जत है। मैं बहुत अंधविश्वासी हूँ, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। फिर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बस जिद में। तुम ये नहीं समझोगे, लेकिन मैं समझता हूं। मैं जानता हूं कि डॉक्टर के पास न जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बस मुझे ही नुकसान होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिद पर अड़ा हूं। मेरा लीवर खराब है तो खराब होने दो। ऐसा मैं 20 साल से कर रहा हूं। अब मेरी उम्र 40 है। पहले सरकारी नौकरी करता था, अब नहीं। मैं बहुत तंग दिल अफसर था। मैं लोगों से बदतमीजी से पेश आता था और उसमें मजा आता था मुझे। मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, तो शायद बदले में इतना हक समझा कि दूसरों को तंग करूं। जब लोग अपने काम के लिए मेरी मेज तक आते तो मैं दांत भींच कर उन्हें देखता, और अगर किसी को दुखी कर पाता तो बड़ा सुख मिलता, और मैं ऐसा कर भी लेता। ज्यादातर लोग डरपोक होते थे, आखिर वे फरियादी थे। लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसे मैं सहन नहीं कर सकता था। वह कभी झुकता नहीं था और अपनी तलवार को जोर जोर से बजाता था। मैंने उससे 1.25 साल लड़ाई की, सिर्फ इस तलवार के कारण। आखिर में मैं जीत गया। वह तलवार बजाना छोड़ चुका था। लेकिन यह सब बात तब की है, जब मैं जवान था। पर जानते हो मेरी जीत का असली कारण क्या था? असली दर्द ये था कि मैं जानता था कि मैं असल में गुस्सैल इंसान नहीं हूं। मैं बस यूं ही लोगों को डरा कर मजे लेता था। मैं चाहूं तो गुस्से से पागल हो सकता था, लेकिन अगर मुझे कोई गुड़िया खेलने को दे दे या मीठी चाय पिला दे तो शायद मैं पिघल जाऊं। बाद में मैं खुद पर गुस्सा करता, रातों को शर्म से जागता रहता, लेकिन करता वही। मैंने जब कहा कि मैं तंगदिल अफसर था तो वो भी झूठ था। मैं बस मजे ले रहा था। सच में मैं कभी क्रूर बन ही नहीं पाया। मेरे अंदर इसके उलट कई भाव थे जो हमेशा बाहर निकलने को तड़पते थे, लेकिन मैं उन्हें रोकता रहा। वे मुझे सताते रहे, शर्मिंदा करते रहे, बीमार कर दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं माफी मांग रहा हूं, लेकिन नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। मैं तो कुछ बन ही नहीं सका, न अच्छा न बुरा, न ईमानदार न बेईमान, न हीरो न कीड़ा। अब मैं अपने एकांत में बैठा हूं, खुद को यही समझाकर कि जो बुद्धिमान होता है वह कुछ नहीं बन सकता। कुछ बनना मूर्खों का काम है। हाँ, 19वीं सदी का आदमी बिना किसी ठोस पहचान का ही होना चाहिए। जो आदमी कुछ बनता है वह सीमित होता है। यह मेरा 40 साल का अनुभव है। 40 साल बहुत होते हैं, असल में यह बुढ़ापा है। 40 से ज्यादा जीना बुरी आदत है, अनैतिक है। कौन जीता है 40 के बाद, बताओ? मैं बताता हूं, मूर्ख और निकम्मे लोग। मैं हर बूढ़े आदमी के मुंह पर यह कह सकता हूं, उन सभी सफेद बालों वाले आदरणीय लोगों को भी। पूरी दुनिया के मुंह पर यह कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद 60 तक जीऊंगा, 70 तक, 80 तक। रुको, जरा सांस लेने दो। तुम सोच रहे होगे सज्जनों कि मैं तुम्हें हंसाने आया हूं, लेकिन तुम गलत हो। मैं वैसा मजाकिया आदमी नहीं जैसा तुम सोचते हो। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरी बातें बेमतलबी लग रही होंगी, और मैं जानता हूं कि तुम झुंझला रहे हो। इसलिए तुम पूछना चाहते हो कि मैं कौन हूं। तो सुनो, मैं एक कॉलेजिएट असिस्टेंट हूं। मैं नौकरी इसलिए कर रहा था कि मुझे रोटी मिलती रही, बस इसी वजह से। लेकिन पिछले साल जब मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मरते वक्त मुझे 6,000 रूबल दे दिए तो मैंने नौकरी छोड़ दी और अपने कोने में आकर बस गया। पहले भी मैं इसी कोने में रहता था, पर
अब तो जैसे वहीं चिपक गया हूं। मेरी कोठरी शहर के कोनों में है, गंदी, छोटी, बेजान। मेरी नौकरानी एक बूढ़ी गांव की औरत है, मूर्खता के कारण चिड़चिड़ी, और हमेशा उससे बदबू आती रहती है। लोग कहते हैं कि पीटर्सबर्ग का मौसम मेरे लिए सही नहीं है, और मेरी जैसे मामूली हैसियत के लिए यहाँ रहना महंगा भी है। मुझे यह सब सलाह देने वाले समझदार और अनुभवी लोग समझते हैं कि वे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वे सब गलत हैं। फिर भी मैं यहीं पीटर्सबर्ग में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जाता हूं या नहीं। अब बताओ, एक शरीफ आदमी किस विषय पर सबसे ज्यादा दिल लगाकर बात करता है? अपने बारे में? तो ठीक है, मैं अपने बारे में ही बोलूंगा। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं सज्जनों, चाहे तुम्हें सुनने की इच्छा हो या न हो, कि मैं एक कीड़ा तक क्यों नहीं बन सका। मैं ये गंभीरता से कह रहा हूं, मैं सीरियस हूं। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं एक साधारण कीड़े की तरह जी लूं, लेकिन मैं उतना भी नहीं कर सका। मैं कसम खाता हूं सज्जनों कि ज्यादा सोचना एक बीमारी है, एक असली गहरी बीमारी। आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बस साधारण या होशियारी काफी होती, उतनी ही समझदारी जितनी एक आम आदमी को मिलती है, आधी या शायद चौथाई जितने हमारे इस अभागे 19वीं सदी के पढ़े लिखे आदमी को मिलती है, खासकर अगर वह पीटर्सबर्ग जैसे शहर में रहने की बदकिस्मती लेकर पैदा हुआ हो। दुनिया का सबसे बनावटी, सबसे सोच समझकर बनाया गया शहर। कुछ शहर प्राकृतिक होते हैं और कुछ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। अगर मेरे पास बस उतनी ही समझदारी होती जितनी सीधी साधी सोच रखने वाले लोगों की, या उन लोगों के पास होती जो सिर्फ कर्म पर विश्वास रखते हैं, तो मेरा जीवन आसान होता। लेकिन मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि मैं ये सब सिर्फ दिखावे के लिए लिख रहा हूं, मजाक उड़ाने के लिए, खुद को दूसरे से अलग दिखाने के लिए। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं भी उसी तरह अपनी बेतुकी अकड़ दिखा रहा हूं जैसे वह सरकारी अफसर अपनी तलवार खनखनाता था। लेकिन बताओ सज्जनों कि कौन है जो अपनी बीमारी पर गर्व करता है? कौन अपनी कमजोरी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने में मजा लेता है? हालांकि आखिर में सब लोग ऐसा ही करते हैं। लोग अपनी बीमारियों पर गर्व करते हैं, और शायद मैं सबसे ज्यादा करता हूं। इस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं, मेरा तर्क बेतुका था। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह मानता हूं कि ज्यादा सोचने की आदत, हर तरह की जागरूकता एक बीमारी है। मैं इसी पर अड़ा हूं। चलो इसे भी अभी छोड़ देते हैं। मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता है कि ठीक उसी समय जब मैं सबसे ज्यादा संवेदनशील होता हूं, जब मैं सबसे गहराई से सुंदरता और अच्छाई को महसूस कर सकता हूं, ठीक तभी जैसे कोई साजिश हो, मैं न केवल बुरा महसूस करता हूं बल्कि घिनौने काम भी कर बैठता हूं। वो काम जो शायद हर कोई करता होगा, लेकिन मुझे हमेशा उसी वक्त करने पड़ते हैं जब मैं पूरी तरह जानता होता हूं कि ये नहीं करने चाहिए। जितना ज्यादा मैं अच्छाई को समझता हूं, उतना ही मैं अपने कीचड़ में धंसता जाता हूं, और जितना डूबता हूं उतना ही डूबने के लिए तैयार हो जाता हूं। लेकिन असली बात यह है कि यह सब मेरे लिए कोई इत्तेफाक नहीं था। ऐसा लगता था जैसे ये मेरी सबसे स्वाभाविक अवस्था थी। कोई बीमारी नहीं, कोई विकृति नहीं, बल्कि यही मेरा असली रूप था। यहां तक कि धीरे धीरे मेरे अंदर इस सब से लड़ने की इच्छा खत्म हो गई थी। मैं लगभग मानने लगा, शायद सच में मानने लगा, कि यही मेरी असली प्रकृति है। लेकिन शुरू में जब ये सब शुरू हुआ तो मैंने कितनी तकलीफें सही। मैं सोचता था दूसरे लोग ऐसे नहीं होते। मैंने हमेशा इस सच्चाई को अपने अंदर छुपा कर रखा। मुझे शर्म आती थी, शायद अभी भी आती है। रात को जब मैं अपने गंदे से कोने में लौटता, पीटर्सबर्ग की सड़ी गली हवा में, तो मुझे साफ एहसास होता कि मैंने फिर कोई घिनौना काम कर दिया है। जो हो चुका उसे मिटाया नहीं जा सकता था। अंदर ही अंदर खुद को कुतरता रहा, अपने आप को चीरता,
जब तक कि उस जलन और शर्म की कड़वाहट एक अजीब सी मीठी पीड़ा में नहीं बदल जाती और आखिर में सीधे आनंद में, हाँ आनंद में मैं इस पर अड़ा हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या और लोग भी ऐसा महसूस करते हैं। मैं समझाऊं, ये आनंद अपने ही पतन को बहुत गहराई से महसूस करने का था। ये उस एहसास से आता था कि मैं अपनी आखिरी हद तक गिर चुका हूं, कि ये भयानक था लेकिन यही होना था, कि कोई रास्ता नहीं था, कि मैं कभी बदल नहीं सकता था। और अगर कोई समय और विश्वास बचा भी होता जिससे मैं बदल सकता, तो शायद मैं बदलना ही नहीं चाहता, और अगर चाहता भी तो कुछ करता ही नहीं, क्योंकि शायद सच ये था कि बदलने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। और सबसे बुरी बात, असली जड़ यही थी कि यह सब कुछ एक अति जागरूक दिमाग के बुनियादी नियमों के अनुसार था, और उन नियमों से पैदा होने वाली जड़ता, मूर्खता की वजह से इंसान न तो बदल सकता था, न ही कुछ कर सकता था। इसका सीधा मतलब यह निकला कि अगर कोई कमीना है तो वह इसके लिए दोषी नहीं, लेकिन जब वह समझ जाए कि वह वाकई कमीना है तो यह एहसास उसे कोई दिलासा नहीं देगा। मगर छोड़ो, मैं बहुत बकवास कर चुका, लेकिन समझाया क्या? इस अजीब से आनंद को कैसे समझाऊं? लेकिन मैं समझाऊंगा, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। यही वजह है कि मैंने यह पढ़ना शुरू किया। मैं उदाहरण के लिए अपनी इज्जत को लेकर बहुत संवेदनशील हूं। मैं उतना ही संदेही और जल्दी आहत हो जाने वाला हूं जितना कोई कुबड़ या बौना होता है। लेकिन कसम से कभी कभी मेरे मन में यह भी आया कि अगर कोई मुझे थप्पड़ मार देता तो शायद मुझे सच में खुशी होती। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, शायद मैं उसमें भी एक अजीब तरह का आनंद खोज लेता, निराशा का आनंद। और सज्जनों, निराशा में सबसे गहरे आनंद छिपे होते हैं, खासकर जब इंसान को अपनी बेबसी का तीखा एहसास हो। और जब कोई थप्पड़ मारता तो वह एहसास कि मैं पूरी तरह मिट्टी में मिल गया हूं मुझे पूरी तरह निगल जाता। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि किसी भी तरह सोच लो, आखिर में हर बार मैं ही सबसे ज्यादा दोषी निकलता। सबसे अपमानजनक बात यह थी कि मेरी कोई गलती न होने के बावजूद मैं दोषी था, जैसे प्रकृति के नियमों की वजह से। पहली बात, मैं दोषी था क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों से ज्यादा चतुर था। मैं हमेशा खुद को दूसरे से ज्यादा चतुर मानता आया हूं, और कभी कभी यकीन मानो मुझे इस बात पर शर्म आती थी। मैं पूरी जिंदगी अपनी नजरों को फेरता रहा, कभी भी लोगों की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सका। दूसरी बात, अगर मेरे अंदर महानता भी होती तो वह मेरे लिए और भी ज्यादा पीड़ा का कारण बनती, क्योंकि वह व्यर्थ जाती। मैं कभी भी कोई महान काम नहीं कर सकता था, न माफ कर सकता था, क्योंकि जिसने मुझे थप्पड़ मारा था वह शायद प्राकृतिक नियमों के अनुसार ऐसा कर रहा था, और प्रकृति के नियमों को कोई माफ नहीं कर सकता, न भूल सकता था, क्योंकि भले ही यह प्रकृति के कारण हुआ हो, लेकिन अपमान तो अपमान ही रहता। और आखिर में अगर मैंने माफ करने के बजाय बदला लेने की सोची भी होती तो भी मैं किसी से बदला नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी चीज पर फैसला नहीं कर सकता था, भले ही मैं उसे करने में सक्षम होता। पर क्यों? मैं फैसला क्यों नहीं कर पाता? यही बताने के लिए अब मैं कुछ और शब्द कहूंगा।